दरवाजे पर सीमा की डोली आ चुकी थी। बिट्टू, जो सीमा की खूबसूरत शक्ल और भोलेपन पर लट्टू हो बैठा था, आज उसे अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आया है। वेलकम बहू, कम इनसाइड। फर्स्ट स्टेप इन ससुराल, फुल इंग्लैंड ट्रेडिशन फॉलो, ओके? जी मम्मी जी, पैर कहाँ रखें? ओहो बहू, से कैन आई कम इन? मम्मी जी, कैन आई कम इन? पहले ही दरवाजे पर बहू की अंग्रेजी क्लास लगते देख हरी राम की हंसी छूट जाती है। अरे बहू रानी, अब अंदर भी आ जाओ, कहीं दरवाजे पर ही अंग्रेज ना बन जाना। सीमा की अब उसकी ससुराल में एंट्री हो चुकी थी। अब उसे उसके ससुराल में उसका काम बताया जा रहा था और इस काम को सरंजाम दे रही थी उसकी देवरानी पिंकी, वो भी फुल इंग्लिश में। सीमा भाभी, today you have to clean the kitchen, mop the floor and make the pancake. ये देवरानी जी क्या कह रही हैं? शायद केक बनाने को कह रही है, लेकिन केक में पैन क्यों लगा रही है? लगता है पैन में केक बनाने को बोल रही है, लेकिन मैंने तो पहले कभी केक बनाया ही नहीं। सीमा भाभी, what's happened? What are you thinking? कुछ नहीं देवरानी जी, अभी सारा काम कर लेते हैं। सीमा इतना कहकर अब अपने काम में लग जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वो पैन केक बनाने की कोशिश करने लगती है। पता नहीं देवरानी जी कौन सा केक बनाने को कह रही थी। हो सकता है ये केक पैन में बनता और इसमें चीनी की जगह नमक डलता हो। हाँ, तभी तो देवरानी जी इसे खाने में बनाने को कह रही थी। एक काम करती हूँ, मैं इसमें चीनी की जगह नमक डाल देती हूँ। सीमा अब कुछ ही देर में पैन केक बनाकर सबके पास ले आती है। वाओ बहू, केक लुक्स डिलीशियस। वाओ सीमा भाभी, आपने तो पैन केक की बजाय बर्थडे केक बना डाला, वेरी नाइस। ये देवरानी जी क्या बोल रही है? नहीं नहीं देवरानी जी, हमने ये केक पैन में ही बनाया है। व्हाट? घर में माइक्रोवेव होते हुए आपने ये केक पैन में क्यों बनाया? हनी वी लव इट। आप पहले ये केक हम दोनों को टेस्ट कराओ। अब सीमा खुशी खुशी अपनी सास और देवरानी के प्लेट में केक परोसती है। व्हाट द हेल इज दिस? ये कौन सी डिश है बहू? मम्मी जी, ये पैन केक है, इसे मैंने पैन में बनाया है। व्हाट? ये पैन केक है या नमक का ढोकला? ओ माय गॉड, क्या ऐसा फूड खिलाकर तू हमें मारना चाहती है? ना ना मम्मी जी, देवरानी जी ने मुझसे कहा था पैन केक बनाने के लिए, तो हम बना दिए। ओ माय गुडनेस भाभी, इसका मतलब आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती? ना, मतलब ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानते हम, इसलिए आप लोगों को ना हमें हिंदी में बताना चाहिए था। इंग्लिश में सुनकर ना थोड़े असमंजस हो गई थी। सीमा के इस कहने पर शांता देवी गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाने लगती है। सीमा बहू, दिस इज योर इंग्लिश ससुराल, नॉट हिंदी गांव। शांता देवी की तेज आवाज सुनकर बिट्टू और हरिराम भी वहां पर आ जाते हैं। क्या मतलब मम्मी जी, हम कुछ समझे नहीं। अरे गवार, क्या तुम्हें जरा भी इंग्लिश नहीं आती? बिट्टू, आखिर तूने इसमें क्या देखकर इससे शादी कर ली? थोड़ा तो स्टेटस का ख्याल रखा होता। क्या हुआ मम्मी, आप सीमा पर इस तरह गुस्सा क्यों कर रही है? अरे गुस्सा ना करूं तो क्या आरती उतारू अपनी जाहिल बहू की? मम्मी जी, हम गांव के जरूर हैं लेकिन जाहिल ना है। बिट्टू, आज तो तुम बता ही दो कि तुमने इसमें देखा क्या जो इससे शादी कर ली? ओहो मम्मी, मुझे सीमा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उससे शादी की। बाकी मुझे नहीं पता इसे इंग्लिश आती है कि नहीं। This is not fair, बिट्टू। How could you do this? ओहो मम्मी, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर सीमा को इंग्लिश नहीं आती तो हमारे साथ रहते रहते सीख जाएगी और फिर हम सब इसे मिलकर इंग्लिश सिखा देंगे, है ना सीमा? हाँ जी, हम पूरा कोशिश करेंगे अंग्रेजी सीखने की। ठीक है, तुम कहते हो तो हम सब मिलकर ट्राई करेंगे, और क्या। और फिर सब सीमा को इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। सीमा और बिट्टू दूसरे शहर हनीमून पर जाते हैं। कुछ दिन बाहर रहने के बाद अब वो घर वापस लौटते हैं। अब तो मैं मम्मी जी को अपनी इंग्लिश से इम्प्रेस करके रहूंगी, और वैसे भी कौन सी बड़ी बात है ये इंग्लिश सीखना। जब मैं गांव में गुल्ली डंडा खेल सकती हूँ तो ये अंग्रेजी किस खेत की मूली है। अरे सीमा, क्या सोच रही हो? नथिंग बिट्टू जी। इंग्लिश, गुड गुड, वेरी गुड एंड वेरी इम्प्रेसिव। एनीवे, आज तो मम्मी तुम्हें अपने दिल की रानी बना ही लेंगी। ये बात करते करते बिट्टू और सीमा अपने घर आ जाते हैं। हेलो बहू, हाउ वाज योर जर्नी? यस मम्मी जी, जर्नी इज ओके। ट्रेन में बैठी थी मैं।
बिट्टू देखो जरा बहू में कोई टैलेंट ही नहीं है। आजकल की लड़कियां इंग्लिश बोलने में एकदम फ्लुएंट होती है और एक ये है अकल से उल्लू। अब सीमा इसी तरह गलत और स्लो इंग्लिश बोल बोलकर अपने ससुराल में अपना मजाक बना रही थी। सीमा अब इंग्लिश सीखने की सरतोड़ कोशिश कर रही थी, साथ ही अपने ससुराल को संभालते हुए घर के सारे काम भी कर रही थी। सीमा बहू, मेक ब्रेकफास्ट बट मेक इट कॉन्टिनेंटल। व्हाट पापा जी? मेक ब्रेकफास्ट बहू। ओके ओके पापा जी, मैं ना अभी फास्टली नाश्ता बना देती हूँ। लेकिन कॉन्टिनेंटल का मतलब पराठे के साथ कॉन्टिनेंटल रख दूं क्या? लेकिन कॉन्टिनेंटल होता क्या है? अरे हाँ, शायद नमक वाली चाय होगी। सीमा ये सोचकर किचन में चली जाती है। लो जी, बन गया कॉन्टिनेंटल नाश्ता। अब फटाफट इसे मम्मी जी और पापा जी को सर्व कर देती हूँ। छी, क्या ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट में पराठे और नमक वाली चाय कौन देता है? माफ कीजिएगा मम्मी जी, वो ना मैं ट्राई कर रही हूँ। ट्राई कर रही हूँ? ऐसे नमक वाली चाय कौन पिलाता है इंग्लिश ब्रेकफास्ट में? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। अरे हम तुम्हें कितना सिखाएंगे आखिर। शांता देवी की इस तरह डांटने पर सीमा रोने लगती है। अरे कोई बात नहीं बहू, ट्राई बट डोंट क्राई। अब से हम सब मिलकर तुम्हें इंग्लिश सिखाएंगे। बिट्टू सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, जबकि सीमा किचन में काम कर रही थी। सीमा वेयर आर यू? जी बिट्टू जी, आई एम कमिंग। आपने मुझे बुलाया? यस माय स्वीटहार्ट, तुम जरा मेरी फाइल्स और कुछ जरूरी सामान निकाल दो, मुझे लेट हो रहा है। ओके वेट, मैं देती हूँ। सीमा ये कहकर बिट्टू का जरूरी सामान निकालने लगती है। तभी सीमा की नजर लैपटॉप पर पड़ती है, जिस पर धूल की एक पतली परत जमी हुई थी। ओह माय गॉड बिट्टू जी, योर लैपटॉप इज वेरी वेरी डर्टी। हाँ स्वीटहार्ट, लैपटॉप गंदा तो हो रहा है, लेकिन आजकल इसे साफ करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं इसे क्लीन कर दूं? या व्हाई नॉट, इनफैक्ट मुझे आसानी हो जाएगी। और हाँ, वॉशरूम में मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, तुम उन्हें भी वॉश कर देना। ओके, प्लीज वॉश माई क्लोथ्स एंड क्लीन लैपटॉप। वॉशरूम में कपड़ों के साथ लैपटॉप भी धो दूं? लेकिन लैपटॉप धोने से कहीं खराब नहीं हो जाएगा? नहीं, अब अगर इन्होंने कहा है तो सोच समझ कर ही कहा होगा। सीमा कहाँ खो गई? ओके डॉन, फिर मैं क्लीन कर दूंगी। अरे डॉन नहीं स्वीटहार्ट, डन। जी डन। चलो ठीक है, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बिट्टू ये कहकर ऑफिस चला जाता है। थोड़ी देर बाद सीमा अपना सारा काम करके फ्री हो जाती है। सारा काम तो हो गया, अब क्या बचा है? अरे हाँ, याद आया, बिट्टू जी का लैपटॉप। एक काम करती हूँ, अब जब लैपटॉप साफ कर रही हूँ तो लगे हाथ इनके सारे सामान भी साफ कर देती हूँ। सीमा ये सोचकर बिट्टू के लैपटॉप के साथ उसका मोबाइल फोन, चार्जर, पावर बैंक और उसकी कीमती एप्पल वॉच भी उठा लेती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अच्छा किया जो मैंने लैपटॉप के साथ इन्हें भी ले लिया। पता नहीं बिट्टू जी ने कितने दिनों से क्लीन भी नहीं किया होगा। अब मैं इन्हें बहुत अच्छे से क्लीन करूंगी और जब बिट्टू जी को बताऊंगी तो मेरी क्लीनिंग के फैन हो जाएंगे। हाँ, अब सीमा बिट्टू के कपड़े धोने के बाद बाल्टी में सर्फ का घोल बनाती है और एक एक करके बिट्टू के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान को उसमें डाल डाल कर रगड़ कर धोने लगती है। बाप रे, आज तो मैं थकी गई। खैर काम भी तो बहुत था, न जाने कितने दिनों से बिट्टू जी ने ये साफ ही नहीं किया था। लेकिन अब मैं आ गई हूं ना, रोज इन्हें इसी तरह से धो धो कर चमका दूंगी। अब सीमा अपना काम खत्म करके वहां से चली जाती है। शाम को बिट्टू ऑफिस से घर वापस आता है और अपने रूम में लैपटॉप ढूंढने लगता है। Where is my laptop? यहाँ भी नहीं है, आखिर कहाँ रख दिया सीमा ने? सीमा, come into our room. What happened, बिट्टू जी? Why are you chilling? सीमा, not chilling, it's shouting. अरे वही बिट्टू जी, अभी मैं स्किपिंग सीख रही हूँ ना। It's okay. लेकिन मेरा लैपटॉप और दूसरा मोबाइल कहाँ है जो मैं ऑफिस ले जाते टाइम यहाँ भूल गया था? बिट्टू जी भूल गए क्या? आप ही ने कहा था मैं आपके लैपटॉप को साफ कर दूं, बहुत गंदा हो गया था ना। हाँ कहा तो था, लेकिन लैपटॉप और बाकी की चीजें कहाँ हैं? वो जी ना, मैंने सब एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है। वेरी गुड, लेकिन मेरा सामान है कहाँ? यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आप भी ना एकदम फुल है जी, फुल। अब आपकी चीजें क्लीन की है तो वो तो आपको आउटसाइड में ही मिलेगी ना। आउटसाइड मतलब मैं समझा नहीं। अरे आउटसाइड मतलब जहां हम कपड़े सुखाते वहां। वो क्या है ना, आपके कपड़े सुखाते समय मैंने आपके वो सारे सामान भी वहीं सूखने के लिए रख दिए। सीमा के इतना कहते ही बिट्टू तेजी से आंगन की तरफ भागता है। उसे भागता देख शांता देवी और पिंकी भी उसके पीछे जाती हैं।
ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया सीमा? मेरा लैपटॉप और बाकी सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान तुमने धोकर यहां सुखा दिया। व्हाट नॉनसेंस बहू, ये क्या हरकत है तुम्हारी? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लैपटॉप और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को धोया नहीं जाता? लेकिन मम्मी जी, बिट्टू जी ने ही तो कहा था हमसे कि इन्हें साफ कर दो। उन्होंने मुझे अपने कपड़े भी धोने के लिए दिए थे और मैंने सबको एक साथ धो दिया। गॉड, ये किस जाहिल बहू से हमारा कनेक्शन बन गया है, जिसे ये भी नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक सामान को पानी में नहीं धोते। मम्मी जी, मुझे सच में नहीं पता था। वहां गांव में ना मैंने ये सब पहले कभी नहीं देखा। अब मुझे क्या मालूम इन्हें धोते हैं या कैसे साफ करते हैं। OMG, योर बिग बहू तो टोटली विलेज पीस है मम्मी जी। सीमा की उल्टी सीधी हरकतों से परेशान होकर ससुराल वाले उसे इंग्लिश की ट्यूशन देना शुरू कर देते हैं। सीमा बहू, आज से मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगी। इज दैट क्लियर? ओके मम्मी जी। द कैट इज ऑन द टेबल, यानी कैट टेबल पर है। से टेबल कैट पे, मतलब कैट ने टेबल के ऊपर जंप मार दिया। सीमा के इस तरह कहने पर शांता देवी और पिंकी की हंसी छूट जाती है। OMG मॉम, आपकी बहुत टोटल विलेज पीस है। कहां से लाए जी सैंपल को? ससुराल में इंग्लिश के ताने सुन सुनकर सीमा अब उदास रहने लगती है और उसे अपने मायके वालों की याद आने लगती है। एक दिन वो फोन पर अपनी माँ से रोते हुए कहती है, माँ, यहाँ सबको इंग्लिश चाहिए, लेकिन मैं तो बस रोटी बनाना जानती हूँ और सबको प्यार देना, लेकिन यहाँ तो सब प्यार की भी ट्रांसलेशन मांगते हैं माँ। बेटा, भाषा से कुछ नहीं होता, वो तो केवल एक माध्यम है अपनी बात को सामने वाले को समझाने का। लेकिन जो लोग दिल के अच्छे होते हैं ना, वो आज नहीं तो कल अपनी छाप लोगों पर छोड़ ही जाते हैं। इसलिए बेटा, तू कमजोर नहीं है, तेरे अंदर जो सच्चाई है वही तेरी ताकत है। अब रोना बंद कर, वरना लोग तुझे कमजोर समझेंगे। सीमा की बार बार की गलतियों से बिट्टू और उसके घर वाले अब तंग आ चुके हैं और उसे उसके मायके भेज देते हैं। सीमा बहू, गो बैक टू योर मायका, वापस जाओ अपनी माँ के घर। नो इंग्लिश, नो स्टे। नहीं मम्मी जी, मुझे मायके मत भेजिए, मैं धीरे धीरे इंग्लिश सीख जाऊंगी, आप ऐसा मत कीजिए। Enough is enough. This is not your Hindi Maika. This is English ससुराल. Go back to your mummy's home. Mom is right, Devrani ji. Please return to your parents' home. ठीक है मम्मी जी, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो यही सही, पर याद रखिएगा, जो औरत आज कमजोर दिख रही है वही कल आपकी ताकत बनेगी। सीमा इतना कहकर रोते हुए अपने मायके चली जाती है। सीमा अपने मायके आने के बाद सरपंच की पोस्ट के लिए दिन रात मेहनत करती है, साथ ही इंग्लिश भी सीखती है, जबकि इधर उसके ससुराल में अब सभी को सीमा की कमी महसूस होने लगती है। जब से बहू गई है, मेरा तो इस घर में दिल ही नहीं लगता। कितने अच्छे से उसने हमारे इस घर को संभाल रखा था। You are right, my husband. I also miss my dear सीमा बहू। यो मॉम, मैं भी देवरानी जी के बिना घर में बोर हो जाती हूँ। आप सबको सिर्फ अपनी पड़ी है। कभी आप लोगों ने ये सोचा कि सीमा के बिना मैं कैसे रहूंगा? आप लोगों ने बिना सोचे समझे मेरी गैर मौजूदगी में उसे घर से निकाल दिया। I am feeling very guilty, बेटा। Now we should go to Bahu's mic and bring her back. हाँ, हम सब बहू को लेने कल ही जाएंगे। इधर कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद सीमा को गांव का सरपंच बना दिया जाता है। कांग्रेचुलेशन सरपंच मैडम, आज आपने औरतों के लिए मिसाल कायम कर दी है। थैंक यू। इंग्लिश जबरदस्ती सिखाई नहीं जाती, बल्कि धीरे धीरे अपनाई जाती है। लेकिन भावना, संस्कार और इज्जत, ये तो हमारे दिल से निकल कर आते हैं। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे सीमा को घर लाने की बात कर रहे थे, तभी सीमा के सरपंच बनने की खबर टीवी पर आती है। अरे, ये तो बिट्टू की बहू है ना? अरे वाह, सीमा सरपंच बन गई। बिट्टू, मैं बहुत गलत थी। मुझे लगता था इसे इंग्लिश नहीं आती तो ये किसी काम की नहीं है। लेकिन सीमा के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सीमा ने हमारे सारे घर को कितनी अच्छी तरह से संभाला हुआ था। अब उसके जाने के बाद पता चलता है कि वो कैसे सारे काम को मैनेज करती थी। यस मॉम, यू आर राइट। तो क्या ख्याल है मम्मी, सीमा को लेने चले? हाँ, नेकी और पूछ-पूछ। और फिर घर के सभी लोग सीमा के गांव से लेने पहुंच जाते हैं। अरे वाह सीमा, तुम तो सरपंच बन गई। यस, आई एम सीमा, the newly elected sarpanch of this village. And now I speak English.
बट आई ऑल्सो रिस्पेक्ट माई रूट्स। हमें माफ कर दो बहू, हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। तुम तो हमारी और हमारे घर की शान हो। तुम्हारे बिना हमारा घर बहुत सुना सुना है। रिस्पेक्ट देने से ही रिस्पेक्ट मिलती है मम्मी जी, और भाषा नहीं भावना रिश्ते बनाती है। वैसे भी मम्मी जी आप इंग्लिश में बोलती हैं, पर इंग्लिश आपको नहीं बोलती, इसलिए अंग्रेजी सीखने से ज्यादा जरूरी है पहले इंसानियत सीखना। फ्लुएंट इंग्लिश से नहीं, फ्लुएंट दिल से रिश्ता बनता है। हमें माफ कर दो सीमा बहू, हम सब सच में अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा है। हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, खास करके मैंने। नहीं नहीं मम्मी जी, आपने तो सोचा था बहू नहीं गूगल ट्रांसलेटर ला रही हूं। पर हाँ, मैं भले ही हेलो और हाउ आर यू ठीक से ना बोल पाऊं, लेकिन संस्कार और समझदारी मुझे फ्लुएंटली आती है, और उस ससुराल में सब कुछ इंग्लिश में चलता है। बस इंसानियत ही हिंदी में आ गई थी, इसलिए जब तक मैं हिंदी बोलती रही सबको गूंगी लगी। अब जब अंग्रेजी बोलने लगी हूं तो सबके कान बजने लगे हैं। ओह सीमा भाभी, अब माफी कर दो ना। आपको पता है आपके बिना हमारा घर बिल्कुल सुना हो गया। न किचन में मजा आता है, ना ही ड्राइंग रूम में दिल लगता है। प्लीज चलिए ना, घर वापस चलते हैं। नहीं देवरानी जी, मैंने तो सोचा था ससुराल मेरा दूसरा घर होगा, लेकिन वहां तो ससुराल मेरा दूसरा ग्रामर क्लास निकला। आप सब ने मेरी इंग्लिश में इंसल्ट की, अब यहां मेरी हिंदी में तारीफें कर रहे हैं। अब मान भी जाओ बहुरानी। हाँ मेरी सजनी, अब मान भी जाओ, नहीं तो अब हम तुम्हें मनाने के लिए कहीं बिहारी क्लास ना लेने लग जाए। और वैसे भी हमरे को तोरे से प्रेम हो गए बड़ू। फिर ठीक है। और फिर सीमा अपना वही पुराना अंदाज लिए अपने ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी लौट जाती है। शुक्र है ऊपर वाले ने मुझे जतीन जैसा होनहार और काबिल बेटा दिया है। यूं तो जाने वाले की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। जतिन के पिताजी की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी जतिन के होते हुए कभी भी इस घर में उनकी कमी महसूस नहीं होती। पिता की हर जिम्मेदारी को उसने खुशी खुशी संभाला है। बिल्कुल ठीक कहती हो जीजी आप। भगवान ने आपको राम लक्ष्मण जैसे बेटे दिए हैं, तो फिर चिंता किस बात की। अरे आपका जीवन तो आपके बेटों के सहारे खुशी खुशी निकल जाएगा। बात तो तेरी सही है, लेकिन क्या करूं, जतिन और नितिन कहने को तो मेरे ही बेटे हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। जतिन जितना समझदार है, नितिन उतना ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार। अरे जीजी आप क्यों चिंता करती हो। ऐसा नहीं है कि नितिन को जिम्मेदारियां संभालनी नहीं आती या फिर वो गैर जिम्मेदार है। बात बस इतनी सी है कि जब तक पिता समान बड़े भाई का हाथ उसके सर पर है, उसकी मासूमियत और बचपन बरकरार है। आप चिंता मत करिए, वक्त सब सिखा देता है। समय आने पर वो भी अपने बड़े भाई की तरह आपका सहारा बनेगा। शायद तू ठीक कह रही है छोटी, मैं भी ना बेकार में ही चिंता किया करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, माँ हूँ ना। दुनिया में 10 तरह की बातें देखने सुनने को मिलती है, चिंता तो हो ही जाती है। अरे चाची जी, मैं तो खुद माँ जी को यही समझाती हूँ कि समय आने पर भैया भी जिम्मेदार हो जाएंगे। अरे ऐसी भी कौन सी जल्दी है, जतिन सब कुछ संभाल तो रहा है ना। वैसे भी कौन सा नितिन को नौकरी मांगने के लिए कहीं भटकने की जरूरत है। अपने घर का व्यापार है, आज नहीं तो कल उन्हें भी अपने भाई के साथ व्यापार ही तो संभालना है। कोई बात नहीं, तब तक हम लोग सब संभाल लेंगे। जीती रहे बेटा, तेरे जैसी बहू अगर हर घर में आ जाए ना, तो फिर इंसान को स्वर्ग पाने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जीते जी घर स्वर्ग ही है। जा चाची जी के लिए 1 कप चाय बना कर ला। जी माँ जी, आप लोग बैठकर बातें करिए, मैं अभी आप दोनों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। बहू उर्मिला के जाने के बाद, अरे जीजी इतनी अच्छी लक्ष्मी स्वरूप बहू है आपके घर में, फिर क्यों चिंता कर कर के अपना खून जलाया करती हैं आप। बेटे बहू पर सब छोड़कर अब आप राम नाम में मन लगाइए। तू समझ नहीं रही है छोटी, बहू लक्ष्मी जैसी है, इसीलिए तो मुझे ज़्यादा डर लगता है। अगर नितिन ने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया ना, तो आज नहीं तो कल मेरी लक्ष्मी जैसी बहू को बदलना तो पड़ेगा, क्योंकि अच्छे होने और मूर्ख होने में फ़र्क तो होता है। सास दुर्गा जब भी छोटे बेटे नितिन की चिंता करती, बड़ी बहू उन्हें आश्वासन देती कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन, देख रही है बहू, इस नितिन के साथ के लड़कों की कब की शादियां हो गई।
अरे वो पिछले गली में जो बंटी रहता है ना, इसी के साथ क्रिकेट खेलता था, वो 2 बच्चों का बाप बन गया। लेकिन इस साहबजादे को तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें बड़ा ही नहीं होना। पता नहीं कब इसमें समझ आएगी। अरे उम्र निकली जा रही है, अब क्या शादी की उम्र नहीं है इसकी? अब शादी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मैं समझती हूँ माँ जी, आपको नितिन की शादी की चिंता होती है। आप फिक्र मत करिए, मैंने 1-2 जगह बात चलाई है शादी के लिए। कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो शादी के लिए सोचेंगे। मैं ये क्या सुन रहा हूँ उर्मिला, तुम नितिन की शादी के लिए बात चला रही हो? हाँ तो शादी की उम्र हो गई है, अब शादी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? और वैसे भी माँ जी नितिन की शादी की चिंता में सूखी जा रही हैं। अरे वो माँ है, उनको तो चिंता होती है ना। मुझसे माँ जी का दुख नहीं देखा जाता। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो तुम। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, नितिन की शादी का डिसीजन गलत है। अरे वो लड़का अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। उसे घर की, यहाँ तक कि खुद की जिम्मेदारी का भी कोई एहसास नहीं है। खुद तो 1-1 रुपया हमसे मांग कर खर्च करता है। कल को उसकी पत्नी आएगी तो सोचा है क्या होगा? अरे आप क्यों चिंता करते हैं? मैंने एक से एक बिगड़े हुए लड़कों को ना शादी के बाद सुधरते हुए देखा है। अरे जब शादी होगी, जिम्मेदारी पड़ेगी, घर में पत्नी आ जाएगी ना, अपने आप सीधे हो जाएंगे। ये बचपना है जो शादी के बाद चला जाता है। आप फिक्र मत करिए। और वैसे भी घर की बात है, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? देखो उर्मिला, नितिन मेरा भी भाई है। मैं भी उसके भले के लिए ही कह रहा हूँ कि अभी उसकी शादी मत करो। जिस लड़के को खुद की जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, उसके लिए किसी और का जीवन दांव पर लगाना गलत है। कल को अगर इसमें कोई सुधार नहीं आया तो वो तो हमें ही दोष देगी ना कि हमने सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसके भाग्य में ऐसा लड़का लिख दिया। ठीक है, तो फिर आप ये सारी बातें अपनी माँ को समझा दीजिए। हालांकि जतिन नितिन की शादी के पक्ष में नहीं था, लेकिन फिर भी पत्नी और माँ के तर्कों के आगे उसकी एक नहीं चलती और कुछ दिनों में नितिन की शादी दिशा नाम की एक लड़की के साथ पक्की हो जाती है। भाभी सगाई तो हो ही गई है, तो मैंने सोचा एक बार मैं आपको फ़ोन करके बता दूं। मुझे ना रानी हार पहनने का बहुत शौक है। प्लीज़ आप लोग जब मेरे लिए गहने बनवाएंगे तो उसमें एक रानी हार ज़रूर बनवाइएगा। क्या कह रही थी तुम्हारी देवरानी? रानी हार बनवाने के लिए कह रही थी। कहती है उसे बचपन से शौक है रानी हार पहनने का। अच्छा, तो क्या कहा तुमने? समझाया नहीं कि अपनी चादर के अनुसार ही पैर पसारे? उसकी शादी अग्रवाल के यहाँ हो रही है, अंबानी के यहाँ नहीं, जो वो 9 लाख हार मांगे और तुम उसके सामने हाजिर कर दो। अरे जाने दो ना, वैसे भी हम लोग गहने तो खरीदने ही वाले थे। कोई बात नहीं, एक रानी हार भी ले लेंगे। छोटी है, उसकी इतनी ख्वाहिश तो हम पूरी कर ही सकते हैं ना। जिसका पति एक चौवन्नी कमा कर नहीं लाता, उसकी पत्नी को रानी हार चढ़ाया जाएगा? तुम्हारे खुद के पास रानी हार है क्या जो तुम देवरानी को रानी हार दिलवाओगी? जतीन, हम बड़े हैं ना, जिम्मेदार हैं। वो भी बच्चे हैं, समय आएगा तो सब समझ जाएंगे। चलिए आप अपना मूड मत खराब करिए, जल्दी से मूड ठीक करो। स्माइल प्लीज। मैं मूड खराब नहीं कर रहा हूं, बल्कि आने वाले समय में होने वाली दिक्कतों से तुम्हें सावधान कर रहा हूं। इतना सर पर मत चढ़ाओ दोनों को। जल्दी ही शादी करके दिशा भी परिवार का हिस्सा बन जाती है। देखो नितिन, अभी तक तो तुम कमा रहे थे, इसलिए तुम्हारे कोई ज़्यादा खर्चे भी नहीं थे और मेरी कमाई से घर आराम से चल रहा था। पर कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति घर में बैठा रहे और कोई काम धंधा ना करे। इसलिए अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बनाए रखना चाहते हो तो थोड़ा काम धंधे के बारे में सोचना शुरू करो। बड़े भाई की बात सुनकर नितिन थोड़ा गंभीर हो जाता है। नितिन और दिशा की शादी को अभी 1 हफ्ता ही बीता था कि एक दिन सुबह सुबह नितिन तैयार होने लगता है। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी भैया के साथ दुकान पर जाना शुरू कर दूँ। बहुत आराम कर लिया मैंने। क्या आप भी दुकान पर चले जाएंगे? लेकिन भैया तो सुबह एक बार जाते हैं, फिर सीधा रात को ही लौटते हैं। हाँ भाई, अब काम पर जाएंगे तो रात को ही लौट कर आएंगे ना। ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपके बिना इतनी देर अकेले नहीं रह सकती। आपको पता है, आपके बिना मेरा 1 मिनट को भी दिल नहीं लगता। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ ना। अरे बाबा, तुम्हारे लिए तो दुकान पर जाना शुरू कर रहा हूँ और तुम्हें मुझे जाने से रोक रही हो? शाम तक लौट आऊँगा ना डार्लिंग। हाँ, मैं रोक रही हूँ। अरे भैया जाते तो है शॉप पर और भाभी को तो आदत हो गई है भैया के बगैर पूरा दिन रहने की।
लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अगर आप चले जाओगे तो मुझसे खाना भी नहीं खाया जाएगा। पत्नी की मीठी मीठी बातों को सुनकर नितिन का मन भी बदल जाता है और वो दुकान जाने के अपने इरादे को छोड़ देता है। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं जा रहा हूँ। अब खुश? चलो एक कप चाय पिला दो गर्मा गर्म। सच्ची आप नहीं जा रहे? थैंक यू सो मच। अब भी लाती हूँ चाय आपके लिए। चाय पीने के बाद नितिन मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करवा दो ना। हम दोनों शॉपिंग पर चलते, पहले शॉपिंग करेंगे, फिर मूवी देखेंगे, फिर डिनर करने के बाद ही घर लौटेंगे। बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, नाश्ता करके तैयार हो जाओ, उसके बाद चलते हैं। अरे बेटा, आज तो तू जतिन के साथ दुकान पर जाने वाला था ना। अभी थोड़ी देर पहले तो तैयार भी हो रहा था, फिर कपड़े कैसे चेंज कर लिए? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? माँ अभी 1 हफ्ते पहले ही तो शादी हुई है मेरी। अभी से क्या दुकान दुकान कर रही हो आप? अरे दुकान कहीं भागी थोड़ी ना जा रही है। अभी दिशा इस घर में नई नहीं है। अब उसे मैं ऐसे छोड़कर अकेले चला जाऊंगा तो बेचारी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। थोड़े दिन की बात है, एक बार वो सबके साथ घर में कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद मैं दुकान का भी देख लूंगा। अभी तो मैं दिशा के साथ शॉपिंग पर जा रहा हूँ। इतना कहकर नितिन दिशा का हाथ थाम कर शॉपिंग के लिए निकल जाता है। जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है इस लड़के को। मैंने तो यही सोचकर इसकी शादी करवाई थी कि कल को पत्नी आएगी तो इसको सही गलत की समझ आ जाएगी, लेकिन मैं तो देख रही हूँ इसकी पत्नी इससे भी 4 कदम आगे है। पति ढेला कमा कर लाता नहीं और पत्नी के शौक है कि पूरे ही नहीं हो रहे। 2 हफ्ते हुए हैं शादी को और ये लड़की हर तीसरे दिन निकल जाती है शॉपिंग करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि घर में रुपयों की नदी बह रही है, हाथ डालो और निकाल लो। दिशा की सास कुछ दिनों तक छोटी बहू को कुछ नहीं कहती क्योंकि वो घर की सुख शांति को खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ उसके बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। करवा चौथ आने वाला था और छोटी बहू रोज जिठानी से रुपए लेकर बाजार शॉपिंग करने निकल पड़ती थी। सुनिए ना, करवा चौथ का त्योहार है, मैं भी सोच रही थी एक साड़ी ले लूं। अब चिंता मत करिए, मैं ज़्यादा महंगी साड़ी नहीं लूँगी, बस शगुन के लिए नया पहनना होता है ना, इसलिए कह रही हूँ, वरना साड़ियों की कोई कमी थोड़ी ना है मुझे। ये बात तुम मुझे बता रही हो या खुद को? अपने लिए एक ढंग की साड़ी भी नहीं ले पा रही हो और दिशा को पूरी दुल्हन की तरह सजाने के लिए सब नया सामान खरीदने के लिए पैसे थमा दिए तुमने। अरे भाई क्या ज़रूरत है ये सब करने की? साफ बताओ ना, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, आखिर मैं अकेले कितना खर्च कर पाऊंगा? उर्मिला अब जतिन की बातें सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी, इसलिए बाजार से लौटने के बाद वो अपनी सास के पास जाती है। देखिए माँ जी, आज तक मैंने दिशा को कभी भी कुछ भी नहीं कहा। देवर जी को भी हमेशा अपने छोटे भाई की तरह समझा और उन दोनों की वक्त बेवक्त की हर ज़रूरत को पूरा किया, लेकिन अब नितिन को भी जिम्मेदारियों का थोड़ा एहसास होना चाहिए। आप खुद ही सोचिए ना, आखिर एक की कमाई से कैसे इतना बड़ा परिवार चल पाएगा? उसमें भी दिशा के खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। वो रोज़ कुछ न कुछ नया खर्चा करती ही रहती है। अगर मैं कुछ कहूँगी तो उसे बुरा लगेगा। आप अपने तरीके से समझा दीजिए ना, ताकि घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान भी बना रहे और समस्या भी हल हो जाए। बड़ी बहू की बात सुनकर दुर्गा देवी चिंता में पड़ जाती है। आखिर जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। आज तो बड़ी बहू ने प्यार से कहा है कल को इसी बात पर घर में झगड़े होंगे। मैं क्या करूं कि जिससे बात मेरे हाथ से निकले बिना समस्या हल हो जाए। दुर्गा देवी छोटी बहू दिशा को अपने पास बुलाती है। देख छोटी बहू, तुम्हारी शादी को अब कई महीने बीत गए हैं। आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा कि जेठ जेठानी पैसा देंगे और तुम उनके दिए पैसों से अपना खर्च चलाओगी? अरे भाई, अब अपना खर्च खुद निकालना सीखो। और तुम्हें पता है, कल ही बड़ी बुआ का फोन आया था, कह रही थी आखिर कब तक दिशा और नितिन जेठानी का खाते रहेंगे? अपना हाथ पैर चलाना कब सीखेंगे ये लोग? सास की बात सुनकर दिशा को बहुत बुरा लगता है। अरे खाती हूँ तो अपनी जिठानी का खाती हूँ, किसी की सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा है? और भाभी ने तो आज तक कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। पता नहीं ये बाहर वालों के सीने पर सांप क्यों लौट रहा है। सास को तो दिशा ने जवाब दे दिया, लेकिन अभी भी उसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी थी, इसलिए वो सीधा बुआ जी को फोन लगा देती है। क्यों बुआ जी, आपको हमारे घर के मैटर में बोलने की क्या जरूरत है? अगर मैं अपनी जिठानी का खाती भी हूं तो उससे आपको क्या समस्या है? अरे बेटा, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मेरे साथ? और मैंने कब तुम्हारे घर के मैटर में टांग अड़ाई? भाई हम तो बिना बुलाए ना किसी के घर जाते हैं ना किसी के मामले में टांग अड़ाते हैं।
तुमसे किसने कह दिया कि मैंने तुम्हारे बारे में ये सारी बातें कही हैं? अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है बुआ जी। माँ जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आप रिश्तेदारी में बैठकर पंचायत करती घूमती हैं कि मैं अपनी जेठानी का खाती हूँ। अरे मैं तो सीना ठोक कर कह रही हूँ, हाँ खाती हूँ, अपनी जेठानी का खाती हूँ। आपको क्या तकलीफ है? दिशा के फोन रखने के बाद। अरे ये क्या बात हुई? मैंने तो आज तक कभी कुछ भी नहीं कहा। भाभी ने मुझे बदनाम क्यों कर दिया? मैं अभी भाभी को छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। अभी खबर लेती हूँ भाभी की। बुआ जी तुरंत दुर्गा देवी के घर पहुंच जाती हैं। अरे भाभी, कौन से जन्म का बदला निकाला है आपने? ये कल की आई बहुरिया से खरी खोटी बातें सुनवा दी मुझे। आप ये बताइए, मैंने कब आपके घर की पंचायत में कुछ बोला? अरे आपकी बड़ी बहू इस निकम्मे नितिन को खिलाए, इसके 4 बच्चों को भी पाले, मेरी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? आपका परिवार है, आप संभालिए। जब खिलाने वाले को दिक्कत नहीं तो मैं होती कौन हूँ बीच में बोलने वाली? मुझे तो बस इस बात का जवाब चाहिए कि आपने मेरा नाम लेकर इस दिशा से क्या कहा। देखो नम्रता, तुम नाराज मत हो, बैठो तो सही, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। बात यह है कि हम इस दिशा और नितिन के निकम्मेपन से तंग आ गए थे। अब हमारी बातों का तो इनके ऊपर कोई असर हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा शायद मैं रिश्तेदारों का नाम लेकर कहूँगी तो इन दोनों को कुछ शर्म आएगी। लेकिन यह तो एक नंबर के बेशर्म और बद दिमाग है। राम मिलाई जोड़ी है इन दोनों की। थोड़ी सी शर्म करने से गई, उल्टा आपके साथ फोन करके मुंह जोरी कर रही है। सो अलग 100 बेशर्म मरे होंगे ना, तब ये दोनों नालायक पैदा हुए होंगे मेरे घर में। छोटी बहू की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। दुर्गा के समझाने पर बुआ जी तो वापस लौट गई थी, लेकिन अब दुर्गा ने समझ लिया था कि ऐसे घुमाकर कान पकड़ने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। अब उसे खुलकर सामने आकर ही बात करनी होगी। अगले दिन जिठानी उर्मिला और सास दुर्गा दिशा और नितिन को अपने कमरे में बुलाते हैं। मैं जानती थी दिशा कि जब तक मैं बिना कुछ बोले चुपचाप तुम्हें पैसे देती रहूंगी ना, घर में सब कुछ अच्छा चलेगा। और जिस भी दिन मैंने तुम्हें पैसे देने से इनकार किया, बस वहीं रिश्तों में दरार पड़ जाएगी। इसीलिए महीनों से मैं तुम्हारे और नितिन की हर गैर जरूरी मांगे पूरी करती आ रही हूं। लेकिन अब बस, तुम दोनों के अलावा हमारे 2 बच्चे भी हैं, उनका भविष्य भी हमें ही देखना है। जब से तुम दोनों की शादी हुई है, आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहे हैं हम लोग। अब इससे ज्यादा खर्च करने में हम समर्थ नहीं हैं। अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, समझी तुम? इतना कहकर उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है। देख लिया, पड़ गई कलेजे को ठंडक। जब मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, तब तो तुम दोनों के कान में जू ही नहीं रेंग रही थी। तुझे क्या लगा था तो सारी जिंदगी ऐसे ही निकम्मों की तरह बस अपनी पत्नी के साथ हाथों में हाथ डालकर लैला मजनू की तरह घूमता रहेगा और बड़ा भाई कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करके तुम्हें पालता रहेगा? अरे उसको ये बात कहने की नौबत ही क्यों आई? तुम्हें खुद शर्म नहीं आती कि बड़ा भाई दिन के 12-12 घंटे दुकान पर बिता रहा है और तुम पूरा दिन बीवी के पल्लू में छुप कर बैठे रहते हो? अभी भी समय है, 4 पैसे कमाना शुरू कर दो, वरना अभी जो चूल्हा एक जगह जल रहा है ना, वो भी अलग होने में समय नहीं लगेगा। भाभी की और माँ की बातों का नितिन के ऊपर गहरा असर पड़ता है और अब वो भी बड़े भाई के साथ व्यापार संभालने में उसकी मदद करना शुरू कर देता है।